नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सरकार ने खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल पर आधारभूत शुल्क में कटौती की। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों में पेट्रोल और डीजल पर वैट में कमी न करने के लिए उनकी आलोचना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। भारत 10 नवंबर को अफगानिस्तान के बारे में दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता की मेजबानी करेगा। देश में कोविड रोधी टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 107 करोड़ 74 लाख से अधिक टीके लगाए गए। बिहार में गोपालगंज और पश्चिम चंपारण जिलों में अवैध शराब पीने से 29 लोगों की मौत। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अक्षय ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ाने और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए COP26 शिखर सम्मेलन में भारत के नए लक्ष्यों का घोषणा का स्वागत किया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने गोवा में 52वें समारोह के पैनोरमा खंड में प्रदर्शन के लिए 25 फिल्मों की घोषणा की। और 2020 विश्व कप क्रिकेट में दुबई में भारत और स्कॉटलैंड के बीच मुकाबला जारी। शारजाह में पहले मैच में न्यूजीलैंड ने नामीबिया को हराया। समाचार संध्या में धर्मेंद्र के साथ मैं लवली निगम। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 120 करोड़ 100 से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कच्चे पाम ऑयल, सोयाबीन और सनफ्लावर तेलों पर 2.5% आधारभूत शुल्क समाप्त कर दिया है ताकि खाद्य तेल के मूल्यों में पिछले 1 वर्ष से चली आ रही तेजी को रोका जा सके। कच्चे पाम ऑयल पर कृषि अधिभार को 20% से घटाकर 7.5% तथा कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सनफ्लावर तेल पर इस अधिभार को घटाकर 5% कर दिया गया है। रिफाइंड पामोलिन तेल, रिफाइंड सोयाबीन तेल और रिफाइंड सनफ्लावर तेल पर आधारभूत शुल्क 32.5% से घटाकर 17.5% कर दिया गया है। खाद्य तेलों के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने पाम ऑयल, सनफ्लावर और सोयाबीन तेल पर आयात शुल्क को तर्कसंगत बनाया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडेय ने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कीमतों में होने वाली कटौती का लाभ जनता तक पहुंचे। जो हमारी इंडस्ट्री के साथ चर्चा हुई है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन है, IBPA है, उन्होंने भी ये लगातार एश्योर किया है कि उनकी कोशिश ये रहेगी कि सरकार ने जो अपना ड्यूटी का सेक्रीफाइस कंज्यूमर के लिए किया है वो सही मायने में बेनिफिट कंज्यूमर तक पहुंचे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज तेज गिरावट देखी गई क्योंकि राज्यों ने वैट में कटौती की घोषणा की थी। ईंधन की दरों में कटौती में कई राज्य केंद्र सरकार के प्रयासों में शामिल हुए हैं। 3 नवंबर को केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की थी। ईंधनों के उत्पाद शुल्क में बुधवार को की गई कमी की घोषणा अब तक की सबसे बड़ी कटौती है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की राज्य सरकारों द्वारा पेट्रोल और डीजल पर वैट में कमी न करने के लिए उनकी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने के फैसले के बाद वैट में कटौती कर दी है, जबकि विपक्षी शासन वाली राज्य सरकारें लोगों को ये राहत नहीं दे रही हैं। अगर भाजपा शासित राज्यों में चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो असम का उदाहरण दिया हो, कर्नाटका है, तमाम ऐसे और राज्य हैं भाजपा के जहां पे वैट में कटौती आई है, तो ऐसा क्यों है कि निर्दयी कांग्रेस की जो सरकारें हैं, जो निठल्ली निकम्मी सरकारें हैं, वो लोग ऐसा ही एक आम जनता से जुड़ा हुआ कदम, ये ठोस फैसला क्यों नहीं कर पा रही?
हर पल राजनीति करने वाले ये विपक्ष के नेता जो बार बार कहते थे महंगाई हो गई है, आम जनता के बारे में सोचो, आज जो पहल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, जो भाजपा शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने की है, वो ये लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सफलता पुराने मापदंडों पर आधारित नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी सेना को आत्मनिर्भर बना रहा है। आज केदारनाथ में विभिन्न विकास परियोजनाओं के आधारशिला रखने और कुछ अन्य को राष्ट्र को समर्पित करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि भारतीय दर्शन में मानव कल्याण प्रमुख है। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत की महान आध्यात्मिक ऋषि परंपरा का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने रामचरितमानस की एक चौपाई का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बाबा केदारनाथ की शरण में उन्हें ऐसी ही अनुभूति हो रही है। वर्ष 2013 में आई केदारनाथ बाढ़ को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बाढ़ से हुई क्षति अकल्पनीय थी। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं, पुजारियों के रावल परिवारों, अधिकारियों और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को केदारनाथ धाम में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद दिया। बाढ़ से सुरक्षा के लिए जिस दीवार का निर्माण किया गया है, इससे श्रद्धालुओं की यात्रा अब और सुरक्षित होगी। तीर्थ पुरोहितों के लिए नए बने आवासों से उन्हें हर मौसम में सुविधा होगी। भगवान केदारनाथ की सेवा उनके लिए अब कुछ सरल होगी, कुछ आसान होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे ड्रोन और अन्य तकनीकों के माध्यम से काम की प्रगति की निगरानी करते रहे। उन्होंने कहा कि इस प्राचीन भूमि पर सनातन के साथ आधुनिकता का ये संयोजन और ये विकास कार्य भगवान शंकर की प्राकृतिक कृपा का परिणाम है। गोवर्धन पूजा के दिन केदारनाथ जी में दर्शन पूजन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। बाबा केदार के दर्शन के साथ ही अभी मैंने आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थान वहां कुछ पल मैंने बिताए। एक दिव्य अनुभूति का वो पल था। सामने बैठते ही लग रहा था कि आदि शंकर की आंखों से वो तेज पुंज, वो प्रकाश पुंज प्रवाहित हो रहा है, जो भव्य भारत का विश्वास जगा रहा है। श्री मोदी ने बताया कि चारधाम सड़क परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है और भविष्य में श्रद्धालु केबल कार से केदारनाथ जा सकेंगे। प्रधानमंत्री ने बताया कि हेमकुंड साहिब में भी दर्शन के लिए रोपवे बनाने का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने 1 अरब 80 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी, जिनमें संगम घाट का पुनर्विकास, प्राथमिक चिकित्सा और पर्यटक सुविधा केंद्र, प्रशासनिक कार्यालय और अस्पताल, 2 अतिथि गृह, पुलिस थाना, कमांड और नियंत्रण केंद्र, मंदाकिनी आस्था पथ कतार प्रबंधन सहित कई परियोजनाएं शामिल हैं। इस अवसर पर देशभर में 12 ज्योतिर्लिंगों और 4 धामों पर भी पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और खंडवा के ओंकारेश्वर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा गुवाहाटी के मां कामाख्या मंदिर से प्रधानमंत्री के केदारनाथ कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शिवसागर जिले में शिवा दौल से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भाग लिया। आदि शंकराचार्य प्रतिमा का अनावरण समारोह आज तमिलनाडु के चिदम्बरम नटराजा मंदिर में भी मनाया गया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने रामेश्वरम में आयोजित समारोह में भाग लिया। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा जिले में स्थित तीनों शक्तिपीठों की आरती के सीधे प्रसारण का शुभारंभ किया। इससे पहले श्री ठाकुर ने उत्तराखंड में आयोजित केदारनाथ धाम के ऑनलाइन समारोह में भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केदारनाथ में होने वाले कामों से श्रद्धालुओं को विशेष सुविधा मिली है। लगभग 400 करोड़ रुपए के काम केदारनाथ में जो हुए हैं, इससे एक बार फिर वहां पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी सुविधा भी मिली है। आदिगुरु श्री शंकराचार्य जी की पहले से बड़ी प्रतिमा का अनावरण भी हुआ है और जो 4 धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सड़क का, नेशनल हाईवे के जो बड़ा हजारों करोड़ रुपए का काम चल रहा है, उससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। वहां पर रहने की सुविधा पहले से बेहतर की गई है। महाराष्ट्र में इस अवसर पर उस्मानाबाद जिले में तुलजापुर शक्तिपीठ तुलजा भवानी माता मंदिर और नांदेड़ जिले के महुरगढ़ में रेणुका माता मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। इस बीच 4 धाम के कपाट बंद होने का विधि विधान शुरू हो गया है।
विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट आज सवेरे 11:45 पर शरद ऋतु के लिए बंद कर दिए गए। मां गंगा की डोली गंगा मंदिर से प्रस्थान कर कल मुखबा पहुंचेगी और मंदिर में विराजमान होगी। सरकार ने सार्वजनिक परामर्श के लिए मध्यस्थता विधेयक का मसौदा जारी कर दिया है। मसौदा विधेयक में मुकदमेबाजी से पूर्व मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही तत्काल राहत की मांग के लिए सक्षम न्यायिक संस्थाओं और न्यायालयों से संपर्क करने के लिए वादियों के हितों की रक्षा का भी प्रस्ताव किया गया है। मसौदा विधेयक में सफल मध्यस्थता समझौते को कानून सम्मत बनाया गया है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत 107 करोड़ 74 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 5,65,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.23% हो गई है। केरल में कोविड के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। राज्य में आज 6,580 सक्रिय मामलों के मुकाबले ठीक होने वालों की संख्या 7,085 रही। इस बीच यूरोप एक बार फिर कोविड महामारी का केंद्र बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बारे में चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि कोविड के मामले पूरे यूरोपीय महाद्वीप में बढ़ रहे हैं। यूरोप में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख हेंस क्लूज ने महामारी के मामलों में वृद्धि के लिए कम टीकाकरण को जिम्मेदार ठहराया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। सरकार ने खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल पर आधारभूत शुल्क में कटौती की। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों में पेट्रोल और डीजल पर वैट में कमी नहीं करने के लिए उनकी आलोचना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। भारत 10 नवंबर को अफगानिस्तान के बारे में दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता की मेजबानी करेगा। देश में कोविड रोधी टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 107 करोड़ 74 लाख से अधिक टीके लगाए गए। बिहार में गोपालगंज और पश्चिम चंपारण जिलों में अवैध शराब पीने से 29 लोगों की मौत। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अक्षय ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ाने और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए COP26 शिखर सम्मेलन में भारत के नए लक्ष्यों की घोषणा का स्वागत किया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने गोवा में 52वें समारोह के पनोरमा खंड में प्रदर्शन के लिए 25 फिल्मों की घोषणा की। और 2020 विश्व कप में दुबई में भारत और स्कॉटलैंड के बीच मुकाबला जारी। शारजाह में पहले मैच में न्यूजीलैंड ने नामीबिया को हराया। बिहार में गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण जिलों में जहरीली शराब पीने से 29 लोगों की मौत हो गई है। गोपालगंज में जहां 17 लोगों की मौत हुई है, वहीं पश्चिमी चंपारण के जिला मुख्यालय बेतिया इलाके में 12 लोगों की मौत की खबर है। मृतक के परिजनों के अनुसार मंगलवार की रात इन लोगों ने शराब का सेवन किया था। गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि इस मामले में 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि गोपालगंज जिले के मोहम्मदपुर थाने के प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। उधर पश्चिमी चंपारण के नौतन थाना प्रभारी को भी निलंबित कर दिया गया है। इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मामले की विस्तृत जांच की जाएगी। जहरीले शराब के बारे में हम लोग बार बार कह देते हैं कि अगर गलत चीज को ग्रहण करिएगा तो ये नौबत आएगी। हालांकि प्रतिदिन चारों तरफ लोग पकड़े जाते हैं, रेड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी इस तरह का काम किसी इलाके में कोई कर रहा है, ये तो बड़ी दुखद बात है। पुनः जबरदस्त रूप से अभियान की आवश्यकता है और अभी ये पर्व के बाद हम बिल्कुल निश्चित रूप से हमने मन बना लिया है कि फिर हम इसकी पूरी की पूरी समीक्षा करेंगे और इसको लेकर के जरूर हम चाहेंगे कि एक अभियान और तेजी से फिर चले। भारत बुधवार को अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की इस बैठक की अध्यक्षता
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। सूत्रों के अनुसार भारत के नियंत्रण को उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। मध्य एशियाई देशों सहित रूस और ईरान ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। चीन और पाकिस्तान औपचारिक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है। हालांकि पाकिस्तान ने मीडिया के जरिए संकेत दिया है कि वह इसमें शामिल नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन में नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ाने, अर्थव्यवस्था में कार्बन उत्सर्जन को कम करने और वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की भारत की घोषणा का स्वागत किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में संचार विभाग के निदेशक गैरी राइस ने कल वाशिंगटन में कहा कि भारत की यह घोषणा उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ऐसी ही कार्रवाई को प्रेरित करने से ही जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकती है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने 52वें संस्करण में भारतीय पैनोरमा में प्रदर्शित होने वाली फिल्मों की घोषणा कर दी है। गोवा में 20 से 28 नवंबर तक चलने वाले इस महोत्सव के दौरान चयनित फिल्मों को सभी प्रतिनिधियों के सामने प्रदर्शित किया जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शन के लिए 25 फीचर फिल्मों का चयन किया गया है। 221 समकालीन भारतीय फिल्मों से चयनित फीचर फिल्मों के इस पैकेज में भारतीय फिल्म उद्योग की जीवंतता और विविधता को दर्शाया गया है। 2020 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप 2 में दुबई में भारत के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक स्कॉटलैंड ने 9 ओवर में 4 विकेट पर 38 रन बना लिए थे। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम में शार्दुल ठाकुर की जगह वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है। आज ही एक अन्य मैच में शारजाह में न्यूजीलैंड ने नामीबिया को 52 रन से हरा दिया। जीत के लिए 164 रन के लक्ष्य के जवाब में नामीबिया की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 111 रन बना सकी। न्यूजीलैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 163 रन बनाए थे। आकाशवाणी से सभी मैचों का आंखों देखा हाल एफएम रेनबो से प्रसारित किया जा रहा है। गोवर्धन पूजा पर्व आज देश के विभिन्न हिस्सों में श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। यह त्योहार दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर मथुरा और वृंदावन में गोवर्धन पूजा धार्मिक आस्था के साथ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरातियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि नया साल सबके जीवन में सुख समृद्धि लाए, लोग स्वस्थ रहें और प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुएं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु संधि में शामिल देशों के शिखर सम्मेलन COP26 के सिलसिले में आकाशवाणी से 12 नवंबर तक विशेष श्रृंखला COP26 एक्सप्लेनर का प्रसारण किया जा रहा है। इसके तहत हम प्रतिदिन संबंधित विषयों का उल्लेख करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कार्बन ट्रेड की। कार्बन ट्रेड क्रेडिट की खरीद और बिक्री की व्यवस्था है जो किसी भी कंपनी को कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए हतोत्साहित करती है। अधिक कार्बन उत्सर्जन पर तय राशि का भुगतान करना होता है। इसका उद्देश्य धीरे धीरे कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना है। इस व्यवस्था की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र क्योतो संधि से हुई थी, जिसमें कार्बन उत्सर्जन में कमी का लक्ष्य तय किया गया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक दुनिया के अब तक के सबसे महान संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए लेकर आता है प्रतिदिन इस संघर्ष की एक रंजन दास ने लंदन में श्री अरबिंदो घोष,
अतुल प्रसाद सेन, सरोजिनी नायडू तथा अन्य से मित्रता की और उनके साथ मिलकर ब्रिटिश संसद में दादा भाई नौरोजी को प्रवर्तित किया। 1894 में एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए चित्तरंजन दास ने वकालत छोड़ दी और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। चित्तरंजन दास ने 1909 में अलीपुर बम मामले में शामिल होने के मामले में अरबिंदो घोष का सफलतापूर्वक बचाव किया। अपने उत्तर पारा भाषण में श्री अरबिंदो ने कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया कि चित्तरंजन दास ने उन्हें बचाया। चित्तरंजन दास अनुशीलन समिति की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थे। 1919 से 1922 के असहयोग आंदोलन के दौरान वो बंगाल की एक मशहूर हस्ती माने जाते थे। उन्होंने अपने यूरोपीय कपड़े जलाकर और खादी धारण कर ब्रिटिश कपड़ों के बहिष्कार की शुरुआत की। 1924 में चित्तरंजन दास कलकत्ता नगर निगम के पहले महापौर के रूप में चुने गए थे। वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अहिंसा और संवैधानिक तरीकों में विश्वास रखते थे और हिंदू मुस्लिम एकता, सहयोग और सांप्रदायिक सद्भाव की हिमायत करते थे। चित्तरंजन दास उस समय एक प्रतिष्ठित बांग्ला कवि के रूप में उभरे। जब राष्ट्रीय आंदोलन के मुश्किल दिनों के दौरान उन्होंने मलंचा और माला नामक कविताओं के संग्रह के पहले 2 खंड प्रकाशित किए। 1913 में उन्होंने सागर संगीत का प्रकाशन किया। नामिए नाओ ज्ञानेर बोझा, सইতে नारी बोझार भार, आमार সকল অঙ্গ হাঁপিয়ে উঠে নয়নে তেরে অন্ধকার। 1925 में अधिक काम करने के कारण उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। चित्तरंजन अपनी सेहत ठीक करने दार्जिलिंग गए थे। वहां महात्मा गांधी उनसे मिलने आए और कुछ दिन उनके साथ रहे। चित्तरंजन दास का 16 जून 1925 को निधन हो गया। আজি হৃদয় মোর ছিঁড়েছে বন্ধন। कलकत्ता में उनकी अंतिम यात्रा का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। चित्तरंजन दास के निधन पर गांधी जी ने कहा था कि चित्तरंजन दास उन महान लोगों में से थे जिन्होंने सपना देखा और भारत की स्वतंत्रता की बात की। उनका दिल हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कोई अंतर नहीं करता था और यहाँ तक कि वे अंग्रेजों के प्रति भी कोई दुर्भावना नहीं रखते थे। প্রভাতে জাগ্রত হৃদয় শেষ করো গান, আমার জীবন ভরা বিশ্বের আহ্বান। आज हम बम्बई के शेर फिरोज शाह मेहता को याद कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 5 नवंबर 1915 को हुई थी। उनका जन्म 4 अगस्त 1845 को बम्बई में हुआ। उन्होंने 1864 में एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मेहता कानून की पढ़ाई के लिए लंदन के लिंकन्स इन गए। भारत वापस आने के बाद उन्होंने बॉम्बे म्युनिसिपल गवर्नमेंट के सुधारों की आवश्यकता का मुद्दा उठाया और सन 1872 का बॉम्बे म्युनिसिपल एक्ट तैयार किया। इसके लिए उन्हें बम्बई नगरपालिका के जनक की उपाधि मिली। वो 1873 में बम्बई नगरपालिका के नगर आयुक्त बने और 4 बार इसके अध्यक्ष रहे। मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे। 1890 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष बने। उन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल प्रकाशित किया, जिसमें दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ व्यवहार का विवरण दिया गया। गांधी जी जब भारत पहुंचे तो फिरोज शाह मेहता ने 12 जनवरी 1915 को उनका स्वागत करने के लिए एक जनसभा की अध्यक्षता की। इसी वर्ष बाद में फिरोज शाह मेहता का बॉम्बे में निधन हो गया। आकाशवाणी भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के शुरुआती नेताओं में शामिल इस नेता को सलाम करता है।
5 नवंबर 1945 को लाल किले में आईएनए का मुकदमा शुरू हुआ। आईएनए के बचे हुए सदस्यों पर ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने राजद्रोह का मुकदमा चलाया था। हालांकि इस मुकदमे की सुनवाई को सार्वजनिक करने का निर्णय अंग्रेजों की गंभीर गलती साबित हुआ, क्योंकि इससे राष्ट्रवाद की एक नई लहर पैदा हो गई। इस मुकदमे ने ब्रिटिश भारतीय सेना के भीतर विद्रोह को जन्म दिया, जिसमें सबसे उल्लेखनीय रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह था। हालांकि विद्रोह को जल्दी ही दबा दिया गया था, लेकिन अंग्रेजों ने महसूस किया कि वे भारतीय ब्रिटिश सेना का समर्थन खो रहे थे, जिसने उन्हें इतने लंबे समय तक सत्ता में रखा था। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आज देश के युवाओं से स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से प्रेरणा लेने और एक सामंजस्यपूर्ण तथा समावेशी समाज की दिशा में प्रयास करने का आह्वान किया। श्री नायडू ने विशाखापत्तनम में श्री विश्व विज्ञान विद्या आध्यात्मिका पीठम के पूर्व पुजारी उमर अलीशा पर एक पुस्तक के विमोचन के अवसर पर यह विचार व्यक्त किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। उन्होंने व्यक्ति, परिवार और राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि के लिए बालिकाओं की शिक्षा के महत्व को भी रेखांकित किया। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने कहा है कि राज्य सरकार ने लोगों की जीविका को बेहतर बनाने और वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए पिछले 3.5 वर्षों के दौरान स्वयं सहायता समूहों को 124 करोड़ रुपए दिए हैं। आज सवेरे पश्चिमी जयंतिया हिल्स जिले के थड लास्किन में आयोजित इन समूहों के मेले में ये जानकारी दी। अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल सुबह कोहरे और तेज हवा के साथ दिन में बादल छाए रह सकते हैं। तापमान 16 और 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश का अनुमान है। तापमान 24 और 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 19 और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा। उत्तर भारत में श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 5 और 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। जम्मू में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 12 और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। लेह में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 और 5 और अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और तापमान 5 और 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में आमतौर से धूप खिली रहेगी। न्यूनतम तापमान 7 और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। देश के पूर्वोत्तर हिस्से गुवाहाटी, इम्फाल और अगरतला में सुबह कोहरा छाया रहेगा तथा दिन में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 16 और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। आइजोल, कोहिमा और ईटानगर में आसमान साफ रहने के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल पर आधारभूत शुल्क में कटौती की। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों में पेट्रोल और डीजल पर वैट में कमी न करने के लिए उनकी आलोचना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। भारत 10 नवंबर को अफगानिस्तान के बारे में दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता की मेजबानी करेगा। देश में कोविड रोधी टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 107 करोड़ 74 लाख से अधिक टीके लगाए गए। बिहार में गोपालगंज और पश्चिम चंपारण जिले में अवैध शराब पीने से 29 लोगों की मौत हो गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अक्षय ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ाने और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए COP26 शिखर सम्मेलन में भारत के नए लक्ष्यों की घोषणा का स्वागत किया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने गोवा में 52वें समारोह के पैनोरमा खंड में प्रदर्शन के लिए 25 फिल्मों की घोषणा की और 2020 क्रिकेट विश्व कप में दुबई में भारत और स्कॉटलैंड के बीच मुकाबला जारी। शारजाह में पहले मैच में न्यूजीलैंड ने नामीबिया को हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।